नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना देखी है जब एक रेल दुर्घटना में एक रेल मंत्री अपना इस्तीफा दे देता है, या एक प्रधानमंत्री अपने 2 साल के कार्यकाल में 2 बड़े डिसीजन लेता है जिससे देश की इकोनॉमिक या जो रणनीतिक स्थिति है वो मजबूत होती है। आज 2 अक्टूबर है और आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती है ना। तो आज अपन जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री की जो 3 विशेषताएं जिनके ऊपर लोग पीएचडी भी करते हैं उनके बारे में, है ना। पहली विशेषता है उनकी सत्यनिष्ठा। दूसरी विशेषता रणनीतिक कुशलता या राजनीतिक कुशलता, जिसको अपन वॉर टैक्टिक्स भी कहते हैं, उसके बारे में। तीसरी जानेंगे जो उनकी आर्थिक समझ है इनके बारे में, है ना। तो अपन शुरू करते हैं। पहली बात जो उनकी देखते हैं वो है ये, उसको बोलेंगे अपन सत्यनिष्ठा। दोस्तों, जब भी अपन एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स में अगर सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल देना हो तो अपने माइंड में सबसे पहले एक ही एग्जाम्पल आता है, वो आता है लाल बहादुर शास्त्री का ट्रेन हादसे से रिलेटेड। तो क्या करता है वो, 1956 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और उस समय, है ना, महबूबनगर आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है और उसमें 112 लोग मारे जाते हैं, जिससे लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं और वो जवाहरलाल नेहरू को अपना रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, परंतु जवाहरलाल नेहरू उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 1959 में तमिलनाडु में एक और रेल दुर्घटना होती है और इस बार बहुत ज्यादा आहत हो, एक दुर्घटना होती है, 144 लोग मारे जाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं और वो इस बार प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और बहुत समझाने के बाद भी इस्तीफा वापिस नहीं लेते हैं और जवाहरलाल नेहरू उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये थी उनके सत्यनिष्ठा का प्रमाण। जो रेल दुर्घटना है ये लाल बहादुर शास्त्री की सत्यनिष्ठा का प्रमाण है। इसके ऊपर विश्वविद्यालयों में सत्यनिष्ठा के ऊपर पीएचडी भी की जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की ये केस स्टडी पढ़ाई जाती है। जो दूसरी जो विशेषता है लाल बहादुर शास्त्री की जो अपन पढ़ते हैं वो है उनकी वॉर टैक्टिक्स, है ना। कौन सी? वॉर टैक्टिक्स या वॉर डिप्लोमेसी, है ना। इसको उनकी राजनीतिक कुशलता भी बोलते हैं। होता क्या है, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। में भारत चीन युद्ध होता है और इसमें भारत की हार होती है। भारत चीन युद्ध 1962 में भारत की हार होती है और इससे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बुरी तरह से आहत हो जाते हैं और वो, है ना, मतलब सदमे के अंदर चले जाते हैं और 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी जनरल थे उस समय, पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटर थे, एक नाम था उनका जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान कौन थे? पाकिस्तानी जनरल थे, है ना। पाकिस्तानी जनरल थे जनरल अयूब खान। इनको मिलिट्री डिक्टेटर भी कहा जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु को फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर का पुंछ वाला इलाका है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में, पुंछ, है ना। उस इलाके के ऊपर क्या करते थे, आक्रमण करते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन पाकिस्तान का दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा, है ना। एक दिन ऐसे टहलते टहलते पाकिस्तान का दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा। उनको लाल बहादुर शास्त्री की रणनीतिक कुशलता के बारे में पता नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, है ना, लाल बहादुर शास्त्री इस वाले इलाके में जो पाकिस्तान की पश्चिमी बॉर्डर थी, उस समय पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है और एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह वाला इलाका पहले किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान। अपनी रणनीतिक कुशलता दिखाते हुए लाल बहादुर शास्त्री केवल इसी इलाके पे कब्जा करते हैं। इसी इलाके पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। पाकिस्तान के इसी इलाके पर अपनी सेना लगाते हैं और इस इलाके
को टच भी नहीं करते, इस इलाके पर कोई भी आक्रमण नहीं करवाते। इससे होता क्या है, अगर इस इलाके पर भी अगर भारतीय सेना आक्रमण कर देती तो क्या होता, जो पाकिस्तान चीन समझौता, पाकिस्तान चीन समझौते के तहत क्या करता, चाइना यहां से भारत पे अटैक कर देता। क्यों कर देता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चाइना ये बात साबित कर देता कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। किसका मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और भारतीय सेना अगर यहां से आती है तो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उस समय अरुणाचल प्रदेश पे भी किसने कब्जा कर लिया था, 1962 के समय चीन ने कब्जा कर लिया था। तो चीन इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित कर सकता था कि भारत का बांग्लादेश पर आक्रमण चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी रणनीतिक कुशलता दिखाते हुए इस हिस्से पर आक्रमण नहीं किया, केवल ये जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर है, इस हिस्से पे ही आक्रमण किया। इससे चीन को यहाँ से आक्रमण करने का कोई मुद्दा ही नहीं मिला और चीन आक्रमण नहीं कर पाया और पाकिस्तान ये युद्ध बहुत बुरी तरीके से हार गया है। तो इस युद्ध से आहत हुआ कौन, इस युद्ध को हारने से सबसे ज्यादा आहत हुआ यूएसए, है ना। क्यों आहत हुआ भाई यूएसए, यूएसए आहत हुआ क्योंकि भारत कोल्ड वॉर, जो शीत युद्ध चल रहा था रसिया और अमेरिका के बीच में, उसमें भारत रसिया की तरफ झुका हुआ था और जो यूएसए है ये इसकी तरफ कौन झुका हुआ था, इसकी तरफ चीन और पाकिस्तान इसकी तरफ झुके हुए थे। लेकिन पाकिस्तान युद्ध हार जाता है 1965 में। पाकिस्तान जो 1965 में युद्ध हार जाता है, उसकी वजह से रसिया, ये यूएसए बहुत ज्यादा आहत होता है और यूएसए भारत को अनाज देने से मना कर देता है ना। वो भारत को उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे कौन, बी जॉनसन। बी जॉनसन 1965 में यूएसए के राष्ट्रपति थे और वो भारत को अनाज के एक एक दाने के लिए तरसाते थे, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, भारत अनाज के दाने के लिए क्यों तरसा, जबकि भारत 1947 में आजाद हो चुका था। तो इसकी वजह से, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, इसकी वजह थी 1947 से 1964 के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा किसकी तरफ ध्यान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने ध्यान दिया हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ। इसके ऊपर जो बड़े इंडस्ट्री थे ना, हैवी इंडस्ट्रीज, जवाहरलाल नेहरू ने केवल हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया। केवल अपने प्रथम 5 ईयर प्लान में उन्होंने कृषि की बात की, उसके बाद में कृषि की बात ही नहीं की। इसके चलते भारत में 1964 तक आते आते खाने के लाले पड़ गए, है ना। भारत के पास खाने के लिए नहीं बचा और भारत पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर खाद्यान्न के लिए निर्भर हो गया, है ना। और जो यूएसए का राष्ट्रपति था, जो बी जॉनसन, उसने भी भारत को अनाज देने से मना कर दिया। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नारा देते हैं, जय जवान जय किसान, है ना। कौन सा नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। तो क्या ये नारा केवल किसानों के लिए था, है ना, ये केवल कि जवानों और किसानों की बात कर रहे थे? क्या ये नारा केवल इतना बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री किसान और जवान की बात करते हैं? नहीं, ये नारा इससे कहीं अधिक चीज बताता है। वो क्या बताता है, वो बताता है कि किसान क्या है, किसान खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, है ना। किसान क्या है, किसान फूड उत्पादन करते हैं, जबकि जवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, है ना। यानी नेशनल सिक्योरिटी और ये फूड सिक्योरिटी है, इन दोनों को एक साथ किसने ला दिया, ये अपने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, यानी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को एक ही धरातल पर ला दिया। और उन्होंने लाल किले से ऐलान किया कि सभी जो भारत की जनता है वो केवल एक टाइम का भोजन करें, है ना, जिससे भारत को खाद्य सुरक्षा में बल मिले। और किसानों से बोला कि अत्यधिक संख्या में वो अनाज उगाए, है ना, अनाज उगाए, मतलब खाद्यान्न फसलों को कम करें और अनाज की तरफ ज्यादा ध्यान दें।
इसकी शायद यही कारण था कि भारत धीरे धीरे 1980 के दशक आते समय 1980 का दशक आते 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 भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन चुका था, है ना। तो ये थी आर्थिक सुगमता, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की आर्थिक सुगमता का परिणाम था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपन ने 3 चीजें पढ़ी, एक उनकी सत्यनिष्ठा, एक उनकी रणनीतिक कुशलता और एक उनकी आर्थिक जो समझ थी इसके बारे में। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे ऐसी कोई सीरीज में। ठीक है, नमस्कार।